नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मंदी। लाख टके की बात पे आज बात करेंगे संभल में सच की तलाश। सत्यव्रत चौकी खास, क्योंकि जिस मस्जिद के बाहर विवाद हुआ था अब वहां पर पुलिस चौकी बनाने जा रही है। साथ ही बात करेंगे महाकुंभ से हटाए गए विवादों के पोस्टर्स की, जो वक्फ के विरोध में नरेंद्र आचार्य ने लगाया था। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड में निकाय चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस में टिकट पर घमासान मचा हुआ है। साथ ही ये भी बताएंगे गुस्ताख नेपाल उत्तराखंड के बॉर्डर पर कैसे कर रहा है बवाल। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद अर्थव्यवस्था की डॉक्टर को आखिरी विदाई कैसे दी जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। संभल में प्रशासन की टीम लगातार कुएं और मंदिर की तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह पर खुदाई हो रही है, नए नए मंदिर और कूप मिल रहे हैं और इसी बीच में अब प्रशासन वहां पर पुलिस चौकी बनवा रहा है, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया जाएगा। संभल में मिले बावड़ी की खुदाई भी लगातार जारी है। बावड़ी की 16 सीढ़ियां दिखने लग गई हैं। पहली मंजिल का लाल रंग का फर्श भी दिखने लग गया है और इसी बीच 2 नए कूप मिले हैं जो कई 100 साल पुराने बताए जा रखे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संभल में इस वक्त एएसआई की टीम, पुलिस की टीम, आरएएफ की टुकड़ी और पूरा प्रशासनिक अमला कैंप कर रहा है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद पर विवाद हुआ, उसी संभल में एक के बाद एक मंदिर और कूप निकल रहे हैं। अब प्रशासन संभल में सत्य सनातन की तलाश में जुटा है। बुलडोजर ने पुलिस चौकी की नींव को खोदना शुरू कर दिया। ये पुलिस चौकी बननी है जिसमें किचन बनना है, आवास बनना है, हॉल बनना है। ये सारी पुलिस की तैयारी है ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिस पर जुमे की नमाज के बाद में अधिकारियों ने काम शुरू किया। पहले पैमाइश हुई, उसके बाद में मार्किंग हुई, अब बुलडोजर भी यहाँ पहुँच गया है जो नींव को खोद रहा है। अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा वो दिखाएं इन तस्वीरों को। ये बुलडोजर है, ये नींव खोद रहा है। करीब 1 घंटे से नींव की खुदाई का काम जारी है। हालांकि प्रशासन की तैयारी बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाकर इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश के बाद अब वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस चौकी की नींव की खुदाई हो रही है और इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण का काम शुरू हुआ है। वहीं मौके पर भारी तादाद में आरएएफ तैनात है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी है, मगर आरएएफ की बड़ी तैनाती है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा ये दिखाएं पीछे। ये आरएएफ है जो सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर मौके पर पहुँची है। बड़ी तादाद है। इसके अलावा पुलिस भी है। वहीं पर यहाँ जामा मस्जिद इलाके में, जामा मस्जिद के गेट के सामने पुलिस चौकी का निर्माण भी शुरू हो गया है। यहाँ प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। वहीं स्थायी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस चौकी की जरूरत महसूस की गई थी। सत्यव्रत चौकी बनाने के काम में मजदूर जुट गए हैं, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सचिव इस जमीन को निजी और नमाज की जमीन बता रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साइड में जो प्रॉपर्टी है, जो कारी वाजिद साहब इसके शाही जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं, इमाम हैं भी, वो ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर नमाज होती है जामा मस्जिद की। कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों ने अभी बात नहीं, अब मैं अभी बात कर लें ये कैसा निशान लगाए, उसके बाद हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ ये शाही जामा मस्जिद की नमाज होती है हर साल इसमें अलविदा। जो जगह पर चौकी बनी, हाँ, जहाँ चौकी में बनने को कह रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद की अपनी नमाज होती है, हर साल होती है। और कारी वाजिद साहब ने ये जगह जो है मस्जिद को नमाज के लिए दे रखी है। इधर संभल में बावड़ी और कुओं की खुदाई जारी है। बावड़ी में 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पहले मंजिल पर लाल पत्थर से बना फर्श भी दिखने लगा है। अब तो जिस तरह का ये हमारा ये जो है ढांचा आ रहा है, ये एक पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसको तो संरक्षित शासन प्रशासन स्तर से होगा ही। हम लोग को जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे ही। और जैसा कि ये पुरातात्विक अवशेष दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से सभी तरफ के मकान प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, संभल में 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई।
एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। वहां पर फोटोग्राफी भी की गई। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्स्यमुद्री 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने वगैरह लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण होगा। भद्रकाश तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था। इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से ही एक माना जाता है। पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भद्रसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियाँ इस तरफ जा रही है, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे। और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड, जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है। फिलहाल प्रशासन का पूरा अमला संभल के सर्वेक्षण में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में लगे पोस्टर पर गहराता विवाद देख पुलिस ने उसे हटा दिया है। दरअसल जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने वक्फ बोर्ड को लेकर ये पोस्टर लगाया था। हालांकि नरेंद्राचार्य इसके अलावा भी कई पोस्टर कुंभ क्षेत्र में लगा चुके हैं और एक पोस्टर में डरेंगे तो मरेंगे लिखा है, दूसरे पोस्टर में लिखा है सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। अब इस पोस्टर पर विवाद हो रहा है। सारे बोर्ड जो हैं वो नफरत फैलाने वाले हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के बीच वहां लगाए गए कुछ पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले डरेंगे तो मरेंगे, अब वक्फ बोर्ड को लेकर विवादित पोस्टर चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने उसे हटा दिया। ये दूसरी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। इसको न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद अब इस होर्डिंग को यहाँ पर जो पुलिस है उसने यहाँ पर इसको हटवाया है, क्योंकि विवाद इस मामले को लेकर बढ़ रहा है। तो विवाद बढ़ता देखकर अब पुलिस ने इस होर्डिंग को यहाँ से हटा दिया है और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है कि मेले में इस तरह के कोई भी विवादित पोस्टर जो है या होर्डिंग अब नहीं लगाए जाएंगे, जिससे कि किसी भी तरह के माहौल खराब होने का खतरा पैदा होता हो। दरअसल महाकुंभ में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने एक के बाद एक कई पोस्टर कुंभ क्षेत्र में लगा दिए। एक पोस्टर में डरेंगे तो मरेंगे लिखा, दूसरे पोस्टर में लिखा सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। उसके बाद तीसरे होर्डिंग में लिखा वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जिसके बाद संतों ने भी उनके इस बयान से खुद को किनारा कर लिया। सर्वप्रथम तो ये निषेध है, इस तरह का कोई भी होर्डिंग लगना पूरा मेला क्षेत्र में या शहर में भी ये निषेध है। किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी है जो वो होर्डिंग नहीं लगा सकते। ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिकों का जो है कार्य वक्तव्य जो है वो वहां जा करके करें। ये मेला क्षेत्र में ऐसा है जो किसी भी धर्म के प्रति कोई भी ऐसा है जो वक्तव्य नहीं देना चाहिए, ना ऐसा होर्डिंग लगाना चाहिए। ये तो पूरे विश्व का धरोहर है, सनातन धर्म धरोहर है पूरे विश्व के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए। जब एक विशेष वर्ग के लोग इस तरीके से लगातार सनातन धर्म के ऊपर हमला करते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है और वो संविधान के दायरे में रख करके वो तो सारी बात अपनी खोल रहा है। अब एक लूट का डब्बा जो कानून बनाया गया
चाहे वो धर्म निरपेक्ष के ऊपर हो या हमारा 1991 का इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया या वह बिल की बात हो, तो आप देखिए एक तरफा कानून बनते जा रहा है। सनातन धर्म के मानने वालों के लोग मठ मंदिरों की जमीन सिकुड़ती जा रही है। तो ये एक वेदना है व्यक्ति की, अपनी उसकी चेतना है, जागृति करने के लिए एक उसका अपना भाव है, उसने बैनर में उकेर दिया, बाकी ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। कुंभ मेला क्षेत्र में लगे इस होर्डिंग को फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि कुंभ सनातन का एक बड़ा आयोजन है, इसमें ऐसे होर्डिंग लगाकर राजनीति करना सही नहीं। ऐसे होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई की जाए। ये सारे बोर्ड जो हैं वो नफरत फैलाने वाले हैं और हिंदुस्तान की अमन और फिजा को दरहम बरहम करने वाले हैं। जो खुशगवार माहौल है उस खुशगवार माहौल को बिगाड़ना है, माहौल को खराब करना है। इस पर यह जिम्मेदारी बनती है वहां के निगरां लोगों की, जो मेला के निगरां हैं और वहां के जो जिम्मेदारान हैं उनको देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। खुद उत्तर प्रदेश की हुकूमत को इन तमाम चीजों पे ध्यान देना चाहिए और लगाम लगाना चाहिए, रोकना चाहिए। ये होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने त्रिवेणी रोड पर हरिहर गंगा आरती स्थल चौराहे पर लगाई थी, जिसे अब मेला पुलिस ने हटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेस शनिवार से उत्तराखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव के लिए टिकट बांटने शुरू कर देगी। लेकिन पार्टी में सबसे बड़ा पेंच बड़े नगर निगम को लेकर फंसा है, जहां पूर्व विधायक और सिटिंग विधायक अपने खेमे के कैंडिडेट को टिकट देने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस में 4 दिन से निकाय चुनाव के लिए मंथन चल रहा है। नगर पालिका और नगर पंचायत में ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन असल पेंच नगर निगमों में फंसा है। ज्यादातर नगर निगमों में कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व विधायक अपना मजबूत दखल चाहते हैं, जबकि सामने से खड़ा दावेदार उनके मुताबिक फिट नहीं बैठ रहा। पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा वो मेयर सीटें हैं जहां इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं जो अपने चहेते चेहरे को उम्मीदवार चाहते हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में जहां विधायक सुमित हृदयेश हैं, वहीं कांग्रेस के ज्यादातर नेता ललित जोशी के पक्ष में हैं। वहीं बिना दावेदारी के दीपक बलियूटिया का नाम भी चर्चाओं में है, जबकि एक अन्य दावेदार अखिल भंडारी की भी चर्चा है। 100 पार्षदों वाले देहरादून नगर निगम में पार्टी को मजबूत दावेदार नहीं मिल रहा, जहाँ वीरेंद्र पोखरियाल, नवीन जोशी का नाम चर्चा में है। कुछ नेता चुनाव लड़ने से पहले ही कन्नी काट चुके हैं। वहीं रुड़की नगर निगम के लिए जहां 1-2 सीनियर यशपाल राणा के पक्ष में हैं, जबकि यशपाल राणा विधायक और मेयर का चुनाव पहले लड़ चुके हैं, तो ज्यादातर बड़े नेता पहली बार दावेदारी कर रही पूजा गुप्ता के पक्ष में हैं। कोटद्वार में सामान्य सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी का मजबूत दखल है। महिला सीट पर उनकी पत्नी ही यहाँ मेयर रही, तो रंजना रावत, चंद्रमोहन खरकवाल भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सुरेंद्र सिंह नेगी के आगे नहीं जाना चाहती। हरिद्वार में ओबीसी महिला सीट होने से पार्टी के लिए उम्मीदवार चुनना टेंशन बना हुआ है। ऐसे में कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं होने से एक राय नहीं बन पा रही। अलग अलग राय निश्चित ही आती है और उसको फिर मेकअप कर लिया जाता है, कोशिश की जाएगी और जो पार्टी हित में होगा आपको यकीन दिला रहे हैं कि निर्णय वही होगा। आपने कोटद्वार की बात कही है, आपने पिथौरागढ़ के लिए कहा है, वहां पर भी विचार विमर्श हो रहा है। जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनसे भी लगातार हम संपर्क में हैं। एक सहमति, एक आम राय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में चुनाव कोई भी हो, बड़े नेताओं और विधायकों का पूरा दखल होता है। ऐसे में मेयर उम्मीदवारों को लेकर विधायकों की हाँ और ना अहम है, तो नए दावेदार दबी जुबान में सवाल उठा रहे हैं कि अगर फैसले विधायकों के हिसाब से होंगे तो सालों से पार्टी का झंडा डंडा उठाने वालों का क्या होगा। तो क्या मेयर उम्मीदवारों पर पार्टी में मतभेद और मनभेद चल रहा है? ऐसा कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। देखिए, जो स्थानीय लीडरशिप है हमारी, उस स्थानीय लीडरशिप से जो है हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनको विश्वास में लेकर के हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम चर्चा होती है, चर्चा तो जरूरी है, होनी भी चाहिए, चर्चा होती है, लेकिन सब एक मत होकर के जो है फिर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मेयर की सीटों पर उम्मीदवार तय करने को कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व विधायकों ने नाक का सवाल बनाया है।
अब देखना होगा कि कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार विधायकों के मुताबिक तय होते हैं या फिर पार्टी के हिसाब से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नेपाल की हिमाकत की। नेपाल भले ही भारत का मित्र राष्ट्र हो, लेकिन अब नेपाल बॉर्डर पर भारत के कामों को रोकने तक की हिमाकत की गई है। बीते कुछ सालों में नेपाल का भारत विरोध कई मौकों पर नजर आया। खास तौर पर उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में नेपाल भारत विरोधी कारनामों को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक दौर में भारत नेपाल के बीच भले ही रोटी बेटी के रिश्ते रहे हों, लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं। नेपाल ने भारत के गुंजी, नाबी और कुटी गांव को अपने नक्शे में तो शामिल किया ही है, साथ ही काला पानी पर भी दावा जताते रहा है। नेपाल का भारत विरोध बॉर्डर एरिया के विकास कार्यों में भी नजर आ रहा है। अब तो हालात ये हैं कि धारचूला में काली नदी पर बन रही सुरक्षा दीवार को लेकर नेपालियों ने लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया है। बीते दिनों नेपाली नागरिकों ने भारत की पोकलैंड मशीन पर तो कब्जा ही किया, साथ ही ऑपरेटर को भी घंटों बंधक बनाए रखा। गिर गया था, मैंने बोला इसको इधर को, उसने प्यार से बुलाया, मैंने बोला दे ही देगा, फिर क्या वो करेगा। उसने उतारी, फिर खींच दिया मेरे को डायरेक्ट मशीन की चैन में आके, फिर उल्टी बदतमीजी से गाली करने लग गए। मैंने बोला यार मेरी क्या गलती उसमें, मैं तो काम करने आया हूँ जैसे आप लोग वैसे। तो फिर ये बदतमीजी करने लग गए थे। 2013 में काली नदी ने भारत के साथ ही नेपाल के इलाकों में भी तबाही मचाई थी। बाद में धारचूला के इस इलाके में नेपाल ने तो अपनी सुरक्षा दीवार बना ली है, लेकिन जब से भारत ने सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू किया है, तब से नेपालियों का तांडव अक्सर दिखाई देता है। कभी नेपाली नागरिक काम कर रहे भारतीयों पर पथराव करते नजर आते हैं, तो मशीनों पर कब्जा करने का दुस्साहस भी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों मुल्कों के अधिकारियों को आए दिन दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। बीच बीच में इस प्रकार की स्थितियां जरूर आती हैं कि कुछ तत्वों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ों को उठाया जाता है। वर्तमान में जो ये प्रकरण था, वहाँ के जो दारचूला जनपद है, वहाँ के जो प्रमुख जिला अधिकारी हैं, उनके साथ में यज्ञराज जोशी जी के साथ में इसको बात करके सुलझा लिया गया है। उत्तराखंड में नेपाल के साथ भारत का 275 किलोमीटर बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की साझा सांस्कृतिक विरासत है। बावजूद इसके नेपाल का भारत विरोध दोनों मुल्कों के रिश्ते में तल्खी ला रहा है। बीते कुछ सालों में नेपाल में भारत का विरोध राजनीतिक फैशन का रूप ले चुका है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल भारत विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और गांधी परिवार ने श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिसका काम ही बोलता था। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके जाने का गहरा शोक व्यक्त किया और घर पहुंचकर नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। सीएम योगी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उनको नमन किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए उनको नमन किया। एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और एक्टर अनुपम खेर ने भी दुख जताया है। 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार हुए उनके साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह, deeply saddened to know about his demise. मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है, बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हीलचेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था। लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें बेकार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।